देखिए, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर तक पढ़ाए थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग बोर्स मॉडल तक ले गए थे। कहाँ तक ले गए थे? बोर्स मॉडल तक। बोर्स मॉडल में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में बोर्स मॉडल क्या लिए थे? चलिए, फैन लग गया है भाई, सब जगह घूमते रहेगा। देखिए सुनिए, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए आप सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हम लोग पढ़ाए थे कि सुनिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला लास्ट तक हम लोग बोर्स मॉडल लिखवाए थे, उसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे, ठीक है ना। अभी सब इम्पोर्टेंट टर्म्स कुछ पढ़ना है आपको। देखिए, आइसोटॉप्स, देखिए आइसोटॉप क्या कहलाता है? कोई भी वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट, वैसा एटम क्या कहलाता है? आइसोटॉप। यानी दो एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटॉप्स। यानी दो एटम्स ऑफ एलिमेंट देखिए, दो एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर आर नोन एज क्या कहलाएगा? आइसोटॉप्स। जैसे इसका एग्जांपल बताइए। C12 और C14 चल रहा है वीडियो, ठीक। और हाइड्रोजन का देख लीजिए, आ जाइए। इसी हाइड्रोजन को हम ड्यूटेरियम भी कहते हैं। देखिए, इसको हम ट्राइटियम भी कहते हैं। ड्यूटेरियम या फिर क्या कहते हैं? ट्राइटियम। क्या कहते हैं? ट्राइटियम। ये स्पेसीज क्या कहलाता है? आइसोटॉप्स। क्या कहलाता है? आइसोटॉप्स। लिखिए, इसको लिखते जाइए साथ साथ जल्दी। आ जाइए।
हमेशा जंगा भी बनने पड़ते हैं नहीं देगा सही बोल रहा ऐसे तो हो चुका है ये लो तुम्हारे फ्लाई करने के लिए रेडी है उसमें बालकनी से हो गया सब। डी का मतलब ना हाइड्रोजन को ही ड्यूटेरियम कहा जाता है। इस हाइड्रोजन को हालांकि यह हाइड्रोजन जिसका मास 3 है इसको ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। क्लियर हो गया? मतलब जिस हाइड्रोजन का मास 2 है ड्यूटेरियम और जिसका मास 3 है उसको क्या कहते हैं? ट्राइटियम। क्या कहते हैं? ट्राइटियम। इसको हटा दें। देखिए देखिए सुनिए, आइसोबार्स कहा जाता है 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जब एलिमेंट बदल गया मतलब एटॉमिक नंबर बदल जाएगा। तब 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर, जिसका मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, पोटेशियम, देखिए है ना, देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर क्या है? सेम। आप नाइट्रोजन भी ले सकते हैं, कार्बन 6 और 12। अब कार्बन 12 की जगह यहाँ खाली 14 कर दीजिए। देखिए इसमें कार्बन 14 भी होता है ना, 14 भी पाया जाता है। कार्बन 14 होता है ना, तो कार्बन का दूसरा आइसोटॉप 14 है, तो कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। इसका देखिए मास सेम लेकिन नंबर क्या है? डिफरेंट। ऐसा एलिमेंट एक दूसरे का क्या कहलाएगा? आइसोबार्स। क्या कहलाएगा? आइसोबार्स। पोटेशियम का 39 है, 40 भी होता है, 39 वाला आइसोबार नहीं कहलाएगा।
जिसका मास 40 होगा वह एक दूसरे का आइसो बार कहलाएगा। जैसे कार्बन का मास भी 12 होता है, लेकिन हम क्या लिए 14। नेक्स्ट अगला देखिए, हटा दें। हल्ला नहीं, लिख लिए सब। तीसरा पॉइंट लिखिए, आइसोटोन्स। बोले आइसोटोन किसको कहते हैं? कोई भी वैसा स्पेसीज जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या क्या है? सेम। यानी दो स्पेसीज यानी दो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसका न्यूट्रॉन का संख्या क्या रहेगा? सेम रहेगा। वैसा स्पेसीज क्या कहलाएगा? आइसोटोन। क्या कहलाएगा? लेकिन एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। देखिए दो एटम्स ऑफ एलिमेंट which have different atomic number. Which have different atomic number and mass number, but same number of neutrons. एक जिसमें न्यूट्रॉन का संख्या क्या रहेगा? सेम रहेगा। वह स्पेसीज क्या कहलाएगा? आइसोटोन। कोई एग्जांपल बताइए। कोई एग्जाम्पल बताइए आइसोटोन का जिसमें न्यूट्रॉन का संख्या सेम हो। कार्बन 6 और 13, ठीक है। बोल इसमें न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा? 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, नाइट्रोजन 7 और 14। बोले इसमें न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा? 14 में से 7 गया, कितना बचा? बोले दोनों एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन दोनों में न्यूट्रॉन का संख्या क्या है? सेम। ऐसा स्पेसीज क्या कहलाएगा? आइसोटोन। क्या कहलाएगा? आइसोटोन। तो कार्बन 13 वो उसका आइसोटोप भी होगा कार्बन का। अभी तो लिखे थे ना, कार्बन 12, 13, 14 सब आइसोटोप, लेकिन बहुत कम पाया जाता है। मुख्य रूप से कार्बन 12 पाया जाता है, इसलिए कार्बन 13 नहीं लिखा जाता। उससे थोड़ा सा ज़्यादा, उससे थोड़ा और पाया जाता है C14, C13 बहुत कम पाया जाता है। हो गया? हटा दें। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक
गप नहीं कीजिए, बहुत गप हो रही है बीच है। देखिए, दो स्पेसीज एटम्स भी हो सकता है, मोलकुल्स हो सकता है, या कोई आयन्स हो सकता है। आयन का मतलब होता है जिस पर कोई प्लस माइनस क्या है, चार्ज है, उसको आयन्स कहते हैं। तो दो स्पेसीज, चाहे एटम्स हो, मोलकुल्स हो या आयन्स हो, दो स्पेसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। कह कोई भी वैसा स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या रहेगा, सेम। जैसे एग्जांपल देखिए, फ्लोराइड, बोले इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 9। एक माइनस है तो एक गेन किया होगा तो 9 कितना हो जाएगा, 10। इसमें 10, इसमें इलेक्ट्रॉन 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। एक प्लस है तो एक चला गया तो 11 में से एक चला गया, कितना बचा, 10, 10। इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना, 10 हो गया ना। आइए नेक्स्ट, बोलिए NH4 प्लस, इधर बताइए NH4 प्लस में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, इस बेंच पर से बताइए तो कोई, इस बेंच पर से बताइए NH4 प्लस का एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। इस पर से बताइए, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, इसका एक आयन में। ये 11 होगा और अगर प्लस आयंस को लेकर चलेंगे तो 10। अरे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, तो 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर 4 होता है। एटॉमिक नंबर 1, 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 7 और 4 कितना हो गया, 11। एक प्लस है तो एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो एक लॉस किया तो कितना बचा, 10। बोले इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना, Mg2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना, 10। बोलिए इसका मतलब ये तीनों सब क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक यही तीनों नहीं, सब का सब एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्यों, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 10। ये सारा कहलाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे, आइसो। लिख लीजिए इसको। अभी नहीं लिखे हैं। गप बहुत कर रहे, हल्ला नहीं कीजिए।
ऊपर लिखा गया सब लिखिए। सात और 15। देखो ऊपर वाले को एटॉमिक प्रोटॉन का जो नंबर होता है, अरे ये मास नंबर ऊपर वाला होता है। सर ये लिखते हैं दो वही उसका मास 12 का सेम डिफरेंट ऑफ देखिए आइसोडाइफर कहलाता है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सॉरी पहले, हाँ आइसोडाइफर्स, हाँ ठीक है। आइसोडाइफर कहलाता है दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी एटम्स होना चाहिए डिफरेंट एलिमेंट का। किसका होना चाहिए? डिफरेंट एलिमेंट का। तो दे आर, देखिए दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव, जो रखता है सेम डिफरेंस रखता है। किसका? तो न्यूट्रॉन का और किसका? प्रोटॉन का। जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। लेकिन एलिमेंट का एटम क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। जैसे आप बताइए, यहाँ न्यूट्रॉन का संख्या निकालिएगा, 11 में से 6 गया कितना? 11 में से 5 गया कितना बचेगा? 6 बचेगा। और प्रोटॉन का संख्या कितना है? 6, सॉरी कितना? 5। अब दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना आ गया? 1 आ गया। देखिए यहाँ न्यूट्रॉन का संख्या निकालिएगा, कितना आएगा? बोलिए न्यूट्रॉन कितना? 6 आएगा? 7 आएगा, 7। अब प्रोटॉन का संख्या कितना आएगा? 6। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो बोलिए बोरॉन और कार्बन दोनों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो कोई भी वैसा स्पीसीज जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस अगर सेम रहेगा तो वह स्पीसीज एक दूसरे का आइसो क्या कहलाएगा? डाइफर्स। क्या कहलाएगा? आइसोडाइफर्स। यानी ये बोरॉन और कार्बन एक दूसरे का क्या कहलाएगा? आइसोडाइफर्स। क्या कहलाएगा? आइसोडाइफर्स। इसको बताइए, यहाँ देखिए ये दोनों का देखिए, इसमें आइए। बोले इसमें न्यूट्रॉन का संख्या कितना? 15 में से 7 गया, कितना बचेगा? 8। अब प्रोटॉन का संख्या कितना है? 7। तो बोले एन और पी का रेस डिफरेंस घटा दीजिए, 1 आ गया। अब आप इसमें आ जाइए, फ्लोरीन में। बोले फ्लोरीन का न्यूट्रॉन का संख्या कितना? 19 में से 9 गया, कितना बचेगा? 10। अब प्रोटॉन का संख्या कितना? 9। तो बोले यहाँ से एन और पी का निकालिएगा, 10 में से 9 गया, कितना बचा होगा? यानी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये जितना भी एटम है सबका न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस कितना का आता है? 1 का। ये सारा स्पीसीज एक दूसरे का क्या कहलाएगा? आइसोडाइफर्स। क्या कहलाएगा? आइसोडाइफर्स। क्या बोलेंगे? आइसोडाइफर्स। चलिए लिखिए इसको, लिखिए। पैसा लिखा गया।
आई कोई नंबर नहीं है इलेक्ट्रॉन क्या बोली? ये सब कहलाएगा एक दूसरे का आइसो। यहाँ पे 15 नाइट्रोजन का मास 14 होता है लेकिन 15 भी पाया जाता है, तो ये 15 वाला एक दूसरे का आइसोडैपर्स बनेगा। ठीक है ना। ऐसे जनरली क्या पाया जाता है 14, लेकिन यहाँ पर हम दिए कौन है 15, आइसोटॉप हो गया। हटा दें, चलिए। आइसो ईस्टर्स देखिए, आप सुनिए, लिखे दे आर द मोलिक्यूल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स देखिए, कोई भी वैसा स्पेसीज या मोलिक्यूल जिसमें एटम का संख्या भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन का संख्या भी सेम हो, एटम का संख्या सेम और किसका संख्या सेम, इलेक्ट्रॉन का, तो कोई भी वैसा स्पेसीज जिसमें एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों का संख्या सेम होगा, वह स्पेसीज क्या कहलाएगा, आइसोईस्टर्स। क्या कहलाएगा, आइसोईस्टर्स। जैसे एग्जांपल देखिए, पहले गिनने दीजिएगा फिर बताइएगा। चलिए, इसमें एटम का संख्या बताइए कितना होगा, 3। अभी लिखिए मत, पहले इलेक्ट्रॉन निकालने दीजिए, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन। इसमें एटम का संख्या कितना है, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन का संख्या काउंट कीजिए तो इसमें कितना होगा, 6 और 6। इसमें 8 गुना 2 कितना, 16, 16 6 कितना होगा, 22। इसमें निकाल दीजिए। नाइट्रोजन में कितना होता है, 7 दूनी 14, 14 8 22। ये दोनों मोलिक्यूल में एटम का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या दोनों क्या है, सेम। तो ये दोनों स्पेसीज एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोईस्टर्स। क्या कहलाएगा, आइसोईस्टर्स। चलिए लिखिए इसको, लिखिए इसको। अब आइसोमर तो जानते ही हैं, वो तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइसोमर्स क्या होता है, बोलिए, आइसोमर क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। नीचे नहीं है। हो गया, लिख लिए सब। जाएगा तो इसको इंस्टाग्राम पे बोलो
हो गया। देखिए यहाँ से आप क्या पढ़ लिए, ये सबका डिफिनेशन जान गए। किसका किसका डिफिनेशन जान गए? आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर्स, आइसोएस्टर्स, ये 6 परिभाषा हो गया। अब आपको एक पढ़ना है जो 9th 10th में भी आप पढ़े होंगे कहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़े हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे कहीं? वेवलेंथ, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, कोई वेव के बारे में कि वेव का कितना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सिंपल है जो पढ़ लीजिए। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, देखिए सुनिए, दोज रेडिएशंस do not need any medium। देखिए सुनिए, दोज रेडिएशंस, मेरी बात ध्यान से सुनिए, गप नहीं करनी, आगे बैठ के कोई गप नहीं कीजिए, तो ध्यान से देखिए। दोज रेडिएशंस which do not need any medium for propagation are known as electromagnetic radiations। देखिए देखिए सुनिए, दोज रेडिएशंस विच डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। आगे गप रखिए, कोई भी रेडिएशंस जिसको आगे प्रोपेगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे साउंड का जो वेव होता है ना, बोले साउंड का वेव को आगे प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है या बिना मीडियम का आगे बढ़ता है? मीडियम। वाटर का भी वेव है, उसके लिए मीडियम चाहिए। लेकिन जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उसको आगे प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे आपका यूवी रेज, विजिबल रेज, सनलाइट से जो रे आता है ना, वो लाइट जितना भी रे आता है उसको आगे प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे रेडिएशंस को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। एग्जाम्पल यूवी रेज हो गया, विजिबल रेज हो गया, कॉस्मिक रे हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, कॉस्मिक रे हो गया, ए विजिबल रे हो गया, ये सब हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जितने भी रेडिएशंस है, ऑल रेडिएशंस, वेलोसिटी ऑफ ऑल रेडिएशंस that is देखिए सुनिए, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है सबका वेलोसिटी इस लाइट के वेलोसिटी के क्या होता है? बराबर होता है। और लाइट का वेलोसिटी कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होगा, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेलोसिटी इस लाइट के वेलोसिटी के क्या होता है? बराबर होता है। यानी ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव
इक्वल वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट के वेलोसिटी के क्या होता है, बराबर होता है। अब आगे देखिए, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सब आगे जब प्रोपेगेट करता है तो दो फील्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और एक होता है, एक कैसा बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा वह क्रिएट करता दो फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यानी दो तरह का फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, और दोनों फील्ड एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, यानी जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होगा वह दो तरह का फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। बोथ फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दोनों फील्ड एक दूसरे का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब एक फील्ड इधर हुआ तो दूसरा फील्ड इधर हो गया, तो बोले थे कि ऐसे इस डायरेक्शन हुआ तो एक इस डायरेक्शन हुआ, तो दोनों फील्ड एक दूसरे का क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब सुनिए आगे, अल्फा रेज इसमें है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? अल्फा नहीं, नहीं अल्फा नहीं, इसको मीडियम की दे हैव समोसा नहीं खिलाए। both fields are perpendicular to each other. And देखिए क्या लिखे, दे क्रिएट टू टाइप्स ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फील्ड एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच दे ट्रेवल। यानी जैसे सुनिए मेरी बात, जैसे वेव मान लीजिए एक इधर चला, देखिए वेव इधर जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है मान लीजिए, तो मान लीजिए वाई डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो जेड डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी तीनों एक दूसरे का क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो। यानी जिधर वेव चलेगा, ठीक है, जिधर वेव चलेगा उसका परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, उसका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वही लिखें, दे क्रिएट टू टाइप्स ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। बोथ फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों फील्ड परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे का। क्लियर हो गया। अब देखिए जितना भी वेव होता है ना उसका 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कितना कैरेक्टर होता है, 6। वेव लेंथ होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वेलोसिटी होता है, वेव नंबर होता है, टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। चलिए लिखिए पहले उसको। लिखा गया पीछे, लिख लिए सब।
लिखिए जल्दी लिखिए। हो गया? अब यहाँ से लिख लीजिए बगल से। देखिए, ऑल वेव्स हैव, मेरी बात सुनिए, ऑल वेव्स हैव फॉलोइंग 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। जितना भी ये वेव है ना, ये सबका 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या होता है? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या होता है? देखिए, पहला है वेव लेंथ, जिसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। एक मिनट रुक जाइएगा। देखिए, सुनिए कहा क्या रहा। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रो इज कॉल्ड वेवलेंथ, इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा। देखिए, जैसे ये वेव जब चलता है तो इस तरह से चलता है। लैम्डा ऐसे लिखते हैं ना। अरे हाँ, वैसे ही तो लिखे थे। क्या लिखे हैं? ऐसे ही ना लिखे हैं। हो गया, वही लिखे लैम्डा। देखिए, सुनिए, देखिए ऐसे लिखते हैं कि नहीं लैम्डा? हो गया। चलिए देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। नियर क्रेस्ट और ट्रो पहले कहते किसको? देखिए, जैसे वेव जब चला तो यहाँ से वेव जो हाइट हुआ ना, हाइट यहाँ देखिए, इस हाइट को ही क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो डेप्थ होता है ना इसका, देखिए यहाँ
इसको क्या बोलते हैं? ट्रू। जैसे आप ये जो ऊपर का हाइट होगा, ट्रू कहलाएगा। तो कहता क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट, जो नियरेस्ट, जैसे ये भी क्रेस्ट है, यहाँ भी क्रेस्ट है, तो नियरेस्ट का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दो नियरेस्ट क्रेस्ट जो होगा, इसके डिस्टेंस को क्या कहते हैं? वेवलेंथ लैम्डा। या दो ट्रू यहाँ से ले लीजिए, इसको भी क्या कहते हैं? लैम्डा। द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रो इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? वेवलेंथ। अब पता एक डिस्टेंस है कि नहीं है? और जब डिस्टेंस है तो इसको मेजर कर सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, एंगस्टन में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, माइक्रोमीटर, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इसको, यानी इट इज मेजर इट इज मेजर्ड इन एंगस्टन, नैनोमीटर, पिकोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। अब देखिए 1 एंगस्टन बराबर कितना मीटर होता है? या 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर -9 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर -12 मीटर। ये नहीं होता है पिकोमीटर में? नहीं जानते हैं? इतना याद रखिएगा, नैनोमीटर, पिकोमीटर, सेंटीमीटर, एंगस्टन, इतना याद रखना। माइक्रोमीटर मतलब 10 टू द पावर -6, ठीक है ना? डिस्टेंस है वो, यूनिट हो गया हमारा। कोई भी लेंथ, किसी भी चीज़ का लेंथ हम सेंटीमीटर, माने बहुत जो छोटा छोटा लेंथ है उसको पिकोमीटर में मापेंगे। अब देखिए 1 वेव किसको कहा जाता है? हम लिख नहीं रहे हैं। देखिए यहाँ से एक ऊपर गया, फिर एक नीचे आया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो उसको हम 1 वेव कहते हैं। फिर कहीं से, जैसे हम यहाँ से चुने थे, यहाँ से यहाँ तक आया, एक ऊपर एक नीचे, तब उसको क्या कहा जाता है? एक वेव कहते हैं, ठीक है। लिख लिए। तो आप लोग लिखते हैं सर के साथ? सर आप बोले आपके साथ लिखते रहेंगे, समझे नहीं? नहीं बिल्कुल समझिए। तो फिर आप इसी बात पे क्वेश्चन अब तुरंत हटाने लगते हैं। इसी बारे में क्वेश्चन पूछिए सर। अच्छा तो एक तो दिखता नहीं है सर, आप तो हटा देते हैं। गंदा लिखिए तो उसके गंदा अब हटा दीजिए और लिखिए। हो गया सबका? इधर लिखिए सब। चलिए पहला था वेवलेंथ, दूसरा है फ्रीक्वेंसी।
देखिए इसको न्यू पढ़ते हैं, भी के जैसा लिखते हैं, भी स्मॉल भी है ना, न्यू। सुनिए इसको क्या पढ़ते हैं, न्यू स्मॉल भी के जैसा लिखते हैं। देखिए द नंबर ऑफ वेव्स which passes the number of waves which passes through a point in 1 second is called the number of waves which passes through a point in 1 second. It is denoted by nu. इसको न्यू पढ़ा जाता है। देखिए द नंबर ऑफ वेव, जैसे एक सीधा सुनिए, एक सेकंड में कोई एक पॉइंट चुन लीजिए और उस पॉइंट पर से एक सेकंड में जितना वेव आगे बढ़ जाता हो, नंबर ऑफ वेव्स, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी बराबर होता है न्यू सी बाई लैम्डा। न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लैम्डा। न्यू स्मॉल भी के जैसा लिखते हैं। म्यू अलग होता है, एक न्यू होता है। म्यू ऐसे लिखते हैं, आइए है न्यू स्मॉल भी के जैसा। स्मॉल भी लिखिए ना, स्मॉल भी, उसको न्यू पढ़ा जाता है। एक होता है म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं। तो न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लैम्डा। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सी क्या होगा, देखिए यहाँ बोले सी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या लिखेगा, मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा को क्या लिखेगा, मीटर। अरे डिस्टेंस होगा ना, तो ये मीटर हो गया, ये मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा, मतलब हो जाएगा पर सेकेंड। अगर कोई फ्रीक्वेंसी का यूनिट पूछेगा तो क्या लिखेंगे, पर सेकेंड। पर सेकेंड को ही कहा जाता है हर्ट्ज, HZ। इसको क्या लिखते हैं, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है यह, यानी पर सेकेंड को ही पढ़ा जाता है, हर्ट्ज पढ़ा जाता है। HZ पूरा नाम लिखाता है HERTZ, उसी को शॉर्ट में लिखते हैं हर्ट्ज। वो मीटर पर सेकंड किसके लिए है, कांस्टेंट के लिए है। वेलोसिटी की जगह है ना, मीटर पर सेकेंड यूनिट हो। वो वेलोसिटी है सी, हाँ सी वेलोसिटी, लैम्डा वेवलेंथ। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी हो गया वेलोसिटी। ये कैपिटल भी है, भी और सी। इस सी और कैपिटल भी दोनों लिखाता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और लैम्डा जो होगा वेवलेंथ। ये स्मॉल भी है, ये न्यू है, ध्यान रखिएगा। एक कैपिटल भी लिखें तो सी और भी, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकेंड को ही हर्ट्ज कहा जाता है, ध्यान रखिए। बोले वेलोसिटी किसको बोलेंगे, वेलोसिटी किसको कहते हैं, जो परिभाषा फिजिक्स में पढ़ते हैं, 9th 10th में पढ़ते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस का मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जितना आगे जाएगा हमारा। जैसे स्पीड और वेलोसिटी में अंतर होता है ना, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ वही, यहाँ डिस्टेंस का मतलब डिस्प्लेसमेंट ही समझिए इसको। यानी एक सेकंड में जितना वेव, वो तो सीधा आगे प्रोपेगेट करता है, तो एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव जितना डिस्टेंस तय कर लिया, उसी को क्या कहा जाता है, वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। यानी द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड
वेलोसिटी, तब ना लिखते हैं 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में उतना मीटर क्या कर लिया, डिस्टेंस तय कर लिया। तो लिखिए वेलोसिटी, इसको हटा दें। देखिए तीसरा देखिए वेलोसिटी, सी से भी लिखते हैं या कैपिटल V से भी लिखते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड is called बोले तो C बराबर क्या होगा, न्यू इंटू लैम्डा। जैसे न्यू बराबर पढ़ा है ना C बाई लैम्डा, तो C बराबर क्या होगा, न्यू इंटू लैम्डा हो जाएगा। मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ से एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखिए यही एम्पलीट्यूड होता है। देखिए इसी को ये कहते हैं, कोई भी क्रेस्ट का हाइट या कोई भी डेप्थ, टो का डेप्थ, इसी को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। लिखिए इसको, नहीं लिखे कैसे बैठ हुआ है? हो गया, लिख लिए, हटा दें।
दो पॉइंट और है, टाइम पीरियड और एक है आपका वेव नंबर। टाइम पीरियड और एक है आपका वेव नंबर। इसको हटा दें, लिखिए जल्दी लिखिए। क्या हो रहा है प्लस क्या सर? टाइम पीरियड और वेव नंबर, पहले वेव नंबर लिख लीजिए। देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ माने 1/लैम्डा को कहा जाता है वेव नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, रेसिप्रोकल मतलब 1 बटा हो गया, यानी 1/लैम्डा को ही कहा जाता है वेव नंबर। इसको पढ़ा जाता है न्यू बार। देखिए इसे, इसको पढ़ा जाता है न्यू बार। क्या पढ़ते हैं इसको? न्यू बार पढ़ते हैं, यानी न्यू बार इक्वल टू होगा 1/लैम्डा। क्या होगा? 1/लैम्डा होगा। देखिए, इसका यूनिट कोई पूछेगा, 1/लैम्डा मतलब 1 बटा मीटर होगा ना, तो मीटर होगा तो क्या हो जाएगा? पर मीटर, या पर सेकेंड भी कर सकते हैं। पर सेंटीमीटर। और छठा लास्ट है टाइम पीरियड। देखिए सुनिए, टाइम पीरियड क्या है तो लिखे टाइम टेकन बाय ए वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल। 1 साइकिल का मतलब क्या हुआ? एक ऊपर ट्रो पूरा किया, एक नीचे डेप्थ पूरा किया, यानी क्रेस्ट और ट्रो, एक ऊपर का क्रेस्ट पूरा कर लिया और एक नीचे का ट्रो पूरा किया, पूरा मिला करके जो होगा वो क्या कहलाएगा? एक साइकिल या एक वेव कहलाएगा। तो एक वेव को पूरा करने में किसी जितना समय लगेगा उस समय को ही क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। यानी 1/न्यू होता है, 1/न्यू सेकेंड। टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड हो। यानी एक वेव को पूरा करने में जो समय लगेगा उस समय को ही हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। लिख लीजिए। हाँ, न्यू। अच्छा, हो गया।
वही लिख रहे हैं, देखिए ना, उसका लगभग 7600 के आसपास, 7600 एंगस्टन के आसपास होता है। वही भी लिखेंगे, रेंज ऑफ वेवलेंथ। देखिए किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेवलेंथ का रेंज क्या है उसका, देखिए इस तरह से एक डेटा बना लीजिए अपना, है ना, विजिबल यूवी, वेवलेंथ इधर घटते चला जाएगा, ठीक है, घटते क्रम में दिखाया गया, घट लिखिएगा। लिख लीजिए इसको, बनाइए इसको। लिखिए 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 सब। क्या है? सब लिख देते हैं सब। RW का मतलब हुआ रेडियो वेव, MW का मतलब होता है माइक्रोवेव, IR का मतलब इंफ्रारेज। समझ गया ना? एक और है, लिख लिए सब। देखिए मेरी बात सुनिए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये सब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। सबका वेवलेंथ लिखें घटते क्रम में। कैसे लिखा हुआ है? घटते क्रम, मतलब इधर वेवलेंथ हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इस सबका वैल्यू लिखा हुआ किस में? एंगस्टन में। किस में लिखा है? एंगस्टन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी यहाँ दे देता है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा? रेडियो वेव का। और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है ना, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम, क्योंकि न्यू बराबर क्या होता है? C/λ। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम। तो याद रखिएगा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। रेडियो वेव का यहाँ से यहाँ रेंज होता है, माइक्रोवेव का भी यहाँ से यहाँ रेंज है, इंफ्रारेड का यहाँ से यहाँ रेंज है। हम लोग का जो 7 कलर दिखाई देता है वो किस में दिखाई देता है? विजिबल में। विजिबल होता है हमारा। अब विजिबल जो रे निकलता है सनलाइट से, वह 7 कलर मिल करके बना हुआ है। कितना कलर मिल के बना हुआ है? 7 कलर का। तो उसका देखिए क्या लिखिएगा, देखिए
विजुअल का देखिए, ये नहीं लिखते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही 7 कलर का मिल करके हमारा विजुअल बना हुआ है। देखिए इसका होता है 3800, इसको लिखना है तो यहाँ थोड़ा एरो कर देते हैं, मतलब इसमें इधर बढ़ते क्रम में तो इधर क्या हो गया घटते क्रम, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे अरेंज कीजिए। इसमें जो लिखा है इधर बढ़ते क्रम में सजाया गया, इसमें सजाया गया बढ़ते क्रम में, लिख लीजिए इसको। क्या कर रहे हैं जी आप लोग इसमें, लिखिए सब, इसको लिख लीजिए। 3843 है। सबका वेवलेंथ का वैल्यू लिख दिए हैं, लिख लीजिए इसको। विबग्योर का सबका वेवलेंथ का एंगस्टन में वैल्यू लिख दिए। वायलेट का 3800 से 4300 है। इंडिगो का, ये ध्यान रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, हाँ 49, ए 45, 49, 55, 59, 65, 76। देखिए जैसे क्वेश्चन एक देता है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। पूछा है वायलेट का, देखिए विजुअल में पूछा है वायलेट का वेवलेंथ का रेंज होता है 3800 से 4300 नैनोमीटर या 380 से 430 नैनोमीटर। बोले पहला का आंसर बताइए कौन होगा? सेकंड बेंच से बताइए, फर्स्ट हो जाएगा। कौन आंसर होगा? फर्स्ट होगा। सेकंड आंसर होगा, यहाँ यूनिट बदल ना दिए, यहाँ एंगस्टन होता तब ही सही था, ये नैनोमीटर दे दिया है, ये ध्यान रखिएगा। और नैनोमीटर 10 एंगस्टन बराबर 1 नैनोमीटर होता है, समझ गया ना? ध्यान, यही गलती होता है, बच्चे याद कर लेते हैं। आप याद किए किस चीज़ में? एंगस्टन में। आप पूछा है किस में? नैनोमीटर। समझ गए? 10 एंगस्टन बराबर 1 नैनोमीटर, यानी इसको एंगस्टन नैनोमीटर में बदलिएगा 10 से घट जाएगा। समझ गया ना? तो यूनिट पर भी ध्यान रखना है। कहाँ ध्यान रखना है? चलिए अभी एक बार कॉपी सब पढ़ लीजिए जितना पढ़ा है।
पढ़ने के लिए पास उस समय सेम कोर्स निकल जाते हैं। जितना आप पढ़ा है एक बार कॉपी पढ़िए, फिर हम पूछेंगे सब एक बार देखिए। आइसो टॉप, आइसो बार, आइसो डैपर, जितना आज पढ़ा है उसको पढ़िए एक बार। जितना आप 1 घंटा पढ़ा उतना पढ़ोगे बात सही है। करने के बाद एक पॉइंट आइसोटोप सेम एटम वेरी इंटेलिजेंट ब्रेन नंबर सेम एटम आइसोटोप नंबर का रेडिएशन जो रे निकल